Assalamu alaikum dear students. Today's topic of discussion is on cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होती है उसके अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जो कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। बट आज हम उस रेस्पिरेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि एक नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर होती है। उनके एक एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस अकर इन लिविंग सेल्स ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड इज़ ब्रोकन डाउन एंड ATP इज़ रिलीज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होगा और ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होगी, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। ऑर्गेनिक फूड के अंदर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा ग्लूकोज है। प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, लिपिड्स की भी फैटी एसिड्स की जो है वो ब्रेकडाउन हो सकती है, प्रोटीन्स की भी ब्रेकडाउन हो सकती है बॉडी में, बट जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज है। सो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और हमें एनर्जी मिलेगी, और ये प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा। सो ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होगा। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज अपने हाइड्रोजन आयंस लॉस कर देगा, और जो NAD कोएंजाइम है एक, वो इसके हाइड्रोजन को रिसीव करेगा, गेन करेगा, और जो हाइड्रोजन को गेन करता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH2। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इनके पास आ गए, और यहाँ पर 12 हाइड्रोजन थे। 12 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन यहाँ पर चले गए, बाकी हाइड्रोजन कितने रह गए? 8। तो यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट बनेंगे, पायरोवेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट बनेगा, जिसके अंदर 4 2 8, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आ गया है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, हर एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पर चले गए। 12 में से 8 यहाँ पर आ गए और 4 यहाँ पर आ गए, तो टोटल 12 हाइड्रोजन थे। बाकी एज इट इज़ रहा, कार्बन एज इट इज़ रहा, ऑक्सीजन एज इट इज़ रहा, सिर्फ हाइड्रोजन की यहाँ पर लॉस एंड गेन हो रही है। तो ग्लूकोज ने हाइड्रोजन को लॉस किया और NAD ने हाइड्रोजन को गेन किया, तो NAD यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, यहाँ पर रिडक्शन हुई है, और यहाँ पर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई है। सो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो गया यहाँ पर। और सेकेंडली ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो गई, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स मिले और एनर्जी रिलीज हुई और स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो ये एक जनरल प्रोसेस है जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होती है, हर एक सेल्स के अंदर होगी, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों चाहे वो यूकैरियोट्स हों। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पर। सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक का मतलब, एन का मतलब विदाउट है, एरोबिक का मतलब एयर या फिर ऑक्सीजन है। सो ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के विदाउट हो, सो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक ऐसी इनकम्प्लीट ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम एनारोब्स कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है। उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, जो कि आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस प्रोसेस में जस्ट 2% ATP इनको मिलता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन सेकेंड टाइप है, जिसके अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी, जिसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज़ होगी। सो एनर्जी यहाँ पर मिलेगी। यूकैरियोट्स हैं, उनके अंदर 36 ATP मिलती है, और प्रोकैरियोट्स यहाँ पर याद रहे, जो जितने भी एरोबिक प्रोकैरियोट्स हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेंगे, वो प्रोकैरियोट्स, उनके अंदर 38 ATP बनेंगे। जो ये यूकैरियोट्स जो हैं जिनके अंदर 36 ATP बनेंगे, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हम डिस्कस करेंगे। इनके 4 मेन स्टेजेस हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद, वो हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म को अगर हम देखें तो यहाँ पर
एनारोबिक के रेस्पिरेशन के अंदर फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं इनकी। एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और सेकंड है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होगी? एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर, योगर्ट के अंदर। जब दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं दही के अंदर जो योगर्ट बनाते हैं, ठीक है, उनके अंदर खटास होती है, लैक्टिक एसिड होती है। चीज़ है और मसल्स ऑफ मैमल्स स्पेशली ह्यूमंस के मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं हम, या फिर रनिंग कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। ऑक्सीजन की सप्लाई जब बहुत कंटिन्यूसली कम हो जाती है, कंटिन्यूसली हमें वर्क करना पड़ता है, हमें रनिंग कर रहे हैं, हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त हमारी बॉडी के एक एक सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती। तब हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, उन मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, और उन मसल्स के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी और हमारे मसल्स फटीग होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे मसल्स के अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है। जब एक्सेसिव एक्सरसाइज या फिर रनिंग करते हैं उसके बाद हमें थकावट महसूस होती है, हमारे मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और टाइम टू टाइम जैसे ही हमारे मसल्स के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल जाती है तो हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन ख़त्म होने लगती है और हमारे मसल्स में पेन जो है वो ख़त्म हो जाती है। एनी हाउ, यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, 2NAD है, ये एंजाइम है जो कि यहाँ पर ग्लूकोज के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा और NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पर ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होगी, पायरुवेट बनेंगे। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो याद रहे, ये डिपेंड नहीं करता ऑक्सीजन पे, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन है। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। सो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 NAD हैं और हर एक ने 2-2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, तो NAD जो है वो NADH में रिड्यूस हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस को अलग भी लिख सकते हैं और ये एक साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया, NAD रिड्यूस हो गया। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से क्या बना? पायरुवेट बना। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से पायरुवेट बनने के बाद NADH है जो कि एक रिड्यूस फॉर्म है। सो यहाँ पर दोबारा ये पायरुवेट जो है वो हाइड्रोजन आयंस को यहाँ से गेन करेंगे और यहाँ पर पायरुवेट रिड्यूस होगा। पायरुवेट रिड्यूस होगा यानी कि हाइड्रोजन आयंस को गेन करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जिसे हम लैक्टेट भी कहते हैं। तो पायरुवेट ने हाइड्रोजन आयंस गेन किए, यहाँ पर 4 थे तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, बाकी एज इट इज़ रहा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर पायरुवेट ने हाइड्रोजन आयंस NAD से गेन किए हैं और यहाँ पर पायरुवेट रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पर पायरुवेट रिड्यूस हो गया और NAD जो है वो दोबारा से ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये NAD दोबारा से ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके दोबारा से पायरुवेट बनाएगा। तो ये साइक्लिक एक प्रोसेस है जो कि इक्वेशन की फॉर्म में आपको समझाया गया है, बट साइक्लिक वे में भी आप समझ जाएं, ये आपकी बुक में बना हुआ है। ग्लूकोज की यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होगी यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और 2 ATP मिलेंगे। याद रहे, ग्लूकोज की जब भी ब्रेकडाउन होती है तो हमें 2 ATP मिलते हैं और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर रिड्यूस होंगे और NAD से 4 हाइड्रोजन आयंस रिसीव करके लैक्टिक एसिड बनाएंगे और यहाँ पर NAD फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा जो ग्लूकोज से हाइड्रोजन आयंस लेके दोबारा से रिड्यूस होगा। ये साइक्लिक प्रोसेस है। NAD के अंदर जो है वो रिजनरेशन होगी और पायरुवेट जो है वो यहाँ पर रिड्यूस होगा। यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ था NAD से और पायरुवेट जो है वो यहाँ पर NADH से रिड्यूस होकर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन हुई है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से। सो ये कंप्लीट प्रोसेस जो था वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का था।
मैकेनिज़्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो सेकंड टाइप है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नतीजे में हमें अल्कोहल मिलेगा जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। ये बेवरेजेस बनाने के लिए काम आते हैं, जैसे कि वाइन्स है, बियर है। फ्रूट्स को फर्मेंट किया जाता है जिसकी वजह से वाइन्स, बियर, विस्की वगैरह बनाया जाता है, इस तरह के ड्रिंक्स। और यीस्ट है, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फंगस से बिलोंग करते हैं। सो ये यीस्ट जो है वो डो वगैरह को फुलाने के लिए, आटे वगैरह को फुलाने के लिए काम आते हैं। सो यीस्ट और बेवरेजेस ये जो हैं वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नतीजे में बनते हैं। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नतीजे में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है कि लैक्टिक एसिड कौन से ऑर्गेनिज्म में होगी और किस तरह क्या चीज़ बनाने के लिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस तरह से होगी, क्या चीज़ बनाने के लिए होगी। सो इनका भी प्रोसेस सेम वैसा ही है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी NAD से। NAD एक कोएंजाइम है जो कि रिड्यूस होगा इनटू NADH2 और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, और यही 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाएंगे NADH से और ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इथाइल अल्कोहल जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। और सेम यही NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाकर दोबारा से ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेंगे और दोबारा से ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको हम इस तरह से साइक्लिक वे में भी समझ लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमें 2 ATP मिलते हैं और एक ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएंगे जिसे हम डीकार्बोजाइलेशन कहते हैं, यानी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे पायरुवेट से। 2 पायरुवेट हैं यानी कि हर एक पायरुवेट से एक एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया है और बाकी रह गया है 2 एसिड अल्डिहाइड। तो 2 एसिड अल्डिहाइड बनेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगा पायरुवेट से तो एसिड अल्डिहाइड बनेंगे। 2 पायरुवेट है तो 2 एसिड अल्डिहाइड बनेंगे और 2 एसिड अल्डिहाइड बनने के बाद 2 इथेनॉल बनेंगे। इन द लास्ट ये प्रोडक्ट होगा जिसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर NAD जो है वो ग्लूकोज से रिड्यूस होगा इनटू NADH2 और फिर यही हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे इथेनॉल के अंदर। दोबारा से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD, दोबारा से ग्लूकोज से रिड्यूस होगा। सो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।